इसके पहले हमने आपको बताया था व्हाट इज द वेक्टर। वेक्टर का मतलब है कि दैट फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन मतलब उसमें दिशा और उसकी क्वांटिटी की जरूरत, मैग्नीट्यूड का मतलब है उसका कुछ मैग्नीट्यूड हो, उसका कुछ रिजल्टेंट हो, कुछ भी हो, रिजल्टेंट कुछ भी हो सकता है, वेट हो सकता है, मास हो सकता है, लेंथ हो सकती है, और भी कई चीजें, जैसे टाइम का मैग्नीट्यूड हो सकता है, टेम्परेचर, ये लेकिन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जैसे अपन ये बात करें कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ये स्केलर, तो इसमें जो 10 है वो उसका मैग्नीट्यूड है। हम वेक्टर में बात करें 10 न्यूटन, तो 10 जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है, कितना है 1 2 3 4 5 6, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड कहलाता है। इसके बाद हमने ये बताया कि जो वेक्टर है, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 टाइप्स। नंबर 1 होता है आपका ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड में इसको एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और जब एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें एरो के टाइप में जितने भी वेक्टर्स हैं उनके बारे में हमने स्टडी करी। दूसरा होता है अल्फाबेट के फॉर्म में। अगर हमने अल्फाबेट ए बनाया है और इसके ऊपर एरो लगाया है तो इसे हम पढ़ेंगे ए वेक्टर। एनसीईआरटी में क्या होता है, ए जो है वो मोटा बना होगा, बोल्ड ए बना हो तो उसे अपन बोल देते हैं वेक्टर ए। एनसीईआरटी में एरो नहीं लगाते, ठीक है। तीसरा नोटेशन आपका था कि कोई वेक्टर ये अल्फाबेट में है और इसके ऊपर कैप लगा है तो ये कहलाता था आपका यूनिट वेक्टर। अभी हम छोटा सा इसका पहले वो कर दें, छोटा सा डिटेल बता दें। ये हो गए आपके वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तरीके। वेक्टर में अगर वेक्टर की क्वांटिटी और डायरेक्शन एक ही है, क्वांटिटी का मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी लेंथ इक्वल है और एरो एक ही डायरेक्शन में है, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। कौन से इक्वल होंगे? जिनकी डायरेक्शन एक ही हो और क्वांटिटी भी सेम हो, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम हो, वो आपके कहलाएंगे इक्वल वेक्टर। इसी में अगर इसका अपोजिट ले लें कि इनकी मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये कहलाएगा आपका नेगेटिव वेक्टर। अब यहां एक चीज देखो, इक्वल वेक्टर जहां हम देख रहे हैं तो इक्वल वेक्टर में क्या है, डायरेक्शन भी एक है और उसका क्वांटिटी भी एक है, तो इसको हम दूसरे सेंस में पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं, यानी पैरेलल है। और ये जो नेगेटिव वेक्टर है वो क्या है, एक वेक्टर का दूसरा नेगेटिव माइनस लगा के ये अगर हम वेक्टर लिखें तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, एंटी पैरेलल। ठीक, वेक्टर जो हम एरो के फॉर्म में दिखा रहे हैं ये दो तरीके के वेक्टर होते हैं। एक होता है आपका एक्सियल वेक्टर और एक होता है पोलर वेक्टर। एक्सियल वेक्टर हम स्पेशली रोटेशनल मोशन में यूज करते हैं, रोटेशनल वेक्टर के फॉर्म में यूज करते हैं। और जो आपके जो एक्सियल वेक्टर, जो आपके पोलर वेक्टर हैं, पोलर वेक्टर ऐसे एरो के फॉर्म में होते हैं। क्योंकि जो पोलर वेक्टर है और एक्सियल वेक्टर उनमें ये फर्क है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई सर्कल जैसा है, इस पॉइंट पर वेक्टर जुड़ा हुआ है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये घूमेगा कैसा, ऐसा घूमेगा, मतलब फिर ये इधर आ जाएगा, 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 फिर ये इधर आ जाएगा। मतलब उसका जो एरो है, जो हेड है, वो हेड इस तरीके से घूमेगा और ये जो उसका पॉइंट है, बैक है, वो एक जगह पे फिक्स रहेगा। तो ये वेक्टर आपके रोटेशनल वेक्टर कहलाते हैं। और ये कौन से कहलाएंगे, ये एक्सियल वेक्टर, क्योंकि ये एक्सिस के चारों तरफ, एक्सियल वेक्टर, ये इनका एक एक्सिस है ऐसा। एक्सिस का मतलब एक फिक्स लाइन के चारों तरफ घूमना, तो एक साइड तो उसकी फिक्स रहेगी उस पर और दूसरी यूं घूमती रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर इसके जो वो वेक्टर है, देखिए, एक हो गया एक्सल और दूसरा हो गया पोलर। पोलर वेक्टर में हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी जितनी भी हैं, जैसे फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है ना,
डिस्प्लेसमेंट, फिर डिस्प्लेसमेंट के बाद आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये सारे आपके कौन से वेक्टर हैं? ये पोलर वेक्टर हैं और इन्हें एरो से डिनोट करेंगे। यहां पर क्या होगा, बस इसमें एंगल लगता चला जाएगा। जो फोर्स इस तरीके से घुमाने के काम में आता है वो फोर्स कहलाता है टॉर्क। तो टॉर्क कौन सा हो गया आपका? एक्सियल वेक्टर हो गया। डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये आपका एक्सियल वेक्टर हो गया। फिर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ये भी आपका यही कहलाएगा, कौन सा? एक्सियल वेक्टर। तो दो तरीके के वेक्टर हो गए। अब ये जो वेक्टर हैं ये तो हो गई एक अलग से कैटेगरी। ये वाली कैटेगरी में क्या है, इन वेक्टर्स में भी इनके प्रकार होते हैं, काइंड ऑफ वेक्टर्स। काइंड में एक आपका क्या है, ये पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल हो गया है। दूसरा लीनियर, कोलिनियर, एक ही लाइन में हो ऐसे, ये कोलिनियर वेक्टर हो गए, ठीक है। और दो पैरेलल भी हो तो भी कोलिनियर, क्योंकि वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है, वेक्टर कैन बी शिफ्ट, इसको उठा के यहां रख सकते हैं, तो क्या हो जाएंगे, ये कोलिनियर वेक्टर हो गए, ठीक है। कोप्लेनर का मतलब है इसी वाले प्लेन पर ऐसा वेक्टर, ऐसा वेक्टर, ऐसा वेक्टर, ऐसा वेक्टर, जो इसके ऊपर लाइन के फॉर्म में बने हैं वो कहलाएंगे आपके कोप्लानर। समझ आ गई बात? इतनी चीजें हमने आपको बता दी थी। इन सब के अलावा एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर है जो पूरे वेक्टर अलजेब्रा में लगेगा। ये अब ये वेक्टर्स हो गए, वेक्टर एक क्वांटिटी हो गई, जैसे कि नंबर सिस्टम होता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन जिसका करते हैं, उसी तरह से वेक्टर अगर दो एक जगह काम कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, उसका रिजल्टेंट इफेक्ट कितना होगा, ये सब निकालने के लिए एक अलग से मैथमेटिक्स है जिसको अपन वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। और जो नंबर से उसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे अपन अलजेब्रा बोलते हैं। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन ये अलजेब्रिक ऑपरेशन कहलाते हैं। ऑपरेशन का मतलब जिनको हम अप्लाई करके कोई भी नई संख्या निकालते हैं, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए होते हैं। तो वेक्टर में आपके पास है वेक्टर अलजेब्रा। क्या है? वेक्टर अलजेब्रा। अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स होता है जिसमें ब्रैकेट हो गए, प्लस हो गए, माइनस हो गए, डिवाइड हो गए, रूट हो गया, स्क्वायर रूट, ये सब चीजें जो होती है वो अलजेब्रा कहलाता है। हाँ, ये सारे वेरिएबल का हो और चाहे वो नंबर का प्लस माइनस हो, दोनों को अपन अलजेब्रा बोलते हैं। और इस अलजेब्रा में, वेक्टर अलजेब्रा में क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, एडिशन होता है, मतलब प्लस करते हैं। नंबर दूसरा आपका मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। अब एडिशन मल्टीप्लीकेशन क्यों, इसका भी दीजिए समझो। क्योंकि जब दो वेक्टर काम कर रहे हैं, समझ गया बात, जब दो वेक्टर काम कर रहे हैं तो या तो उनके जो इफेक्ट है उतने गुना हो जाएगा या उतना पार्ट रह जाएगा। मान लो हम दो नंबर को अगर हम एक साथ अप्लाई करें, मान लीजिए 2 2 2 वेक्टर के 3 को अगर हम साथ में अप्लाई करें तो 2 + 2 + 2 6 होगा, या फिर 2 का 3 टाइम्स कर दो तो 6 होगा। यही दो आपके पास ऑपरेशन इसमें वेक्टर अलजेब्रा में यूज होंगे, इसलिए प्लस और मल्टीप्लीकेशन दो ही इसमें ऑपरेशन होते हैं, तीसरा नहीं होता, ठीक है। अब आप थोड़ा सा और समझ लें कि इसके अलावा वेक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है, वो कहलाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड तो 1 होती है। मैग्नीट्यूड 1 का मतलब है उसको अगर हम एरो के फॉर्म में बनाए तो एरो की लेंथ तो होगी 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर, व्हाटसोएवर, और उसमें एक डायरेक्शन होगी, या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा या अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। 1 को यूनिट बोलते हैं तो अपन क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड हैविंग द डायरेक्शन ऑन, और इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। जिस डायरेक्शन में वेक्टर अप्लाई हो रहा है उसकी डायरेक्शन को बताता है। अच्छा, अगर मान लें हम कि कोई वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है, ए, तो इसका अगर हम इस डायरेक्शन अकेली दिखाना चाहें
तो इस डायरेक्शन को लिए हम क्या लिखेंगे, ए कैप वेक्टर लिखेंगे, और ये जो होगा वो यूनिट वेक्टर होगा। इसको हम थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में बता रहे हैं कि आपको करना कैसे है। ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब ये वेक्टर है हमारे पास, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड ए है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें, अगर कोई वेक्टर ए है तो अपन कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, समझ गए। यानी अगर एक वेक्टर ये है और इसकी 5 लेंथ है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, ये ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ 5। समझ आ रही बात। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब अगर हम इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दें तो कितना बचेगा, 1 मैग्नीट्यूड का बचेगा ना। तो इसको अगर हम ए का यूनिट वेक्टर निकालें तो ए वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो तो ये यूनिट वेक्टर ऑफ ए हो गया। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर हो गया और ये डायरेक्शन बताएगा। अब देखो एक दो प्रॉब्लम और समझो। अगर हमें कोई ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 10 हो और एक ही डायरेक्शन, तो एक ही डायरेक्शन कौन सी होगी, ए कैप होगी। समझ गया। मान लीजिए वो वेक्टर बी वेक्टर है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक ही हो गई डायरेक्शन और कितना हो 10, तो कितना हो गया 10 ए कैप। अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब है कि बी जो है वो एक ही डायरेक्शन में 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। समझ पाए मैंने क्या कहा। ए कैप का अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए का मल्टीप्लाई कैप का कर रहे हैं, इसका मतलब है कोई वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 10 होगी उसमें ए कैप का मल्टीप्लाई करना होगा। समझ गए। अब यूनिट वेक्टर के बारे में मैं समझता हूं आपको ठीक ठाक आइडिया हो गया। यूनिट वेक्टर का मतलब फिर से बताओ। यूनिट वेक्टर का मतलब यह है कि वो वेक्टर जो एक वेक्टर की डायरेक्शन में हो और उसका मेजरमेंट 1 हो, यूनिट वेक्टर। अब ये अगर हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हें करने को कि फाइंड, इधर सुनो, ये लिखाओ फाइंड ए वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। ए वेक्टर का वैल्यू दिया होगा, वो ये कहा होगा ए वेक्टर की डायरेक्शन में बी के मैग्नीट्यूड के बराबर का वेक्टर निकालो। अभी हमको एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें आएगा। अब देखिए अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन की लाइन समझो क्या कहा है, एक ही डायरेक्शन में बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो एक ही डायरेक्शन क्या हो गई, ए कैप। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी अगर मान लो ऐसे दिया, अभी हम बता चुके हैं वैसे आपको, आईजे के फॉर्म में हम किसी वेक्टर को डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल लिया हमने ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस 3k कैप, ये गिवन है। एंड बी वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस k कैप, ये कैप है। तो मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर से क्वेश्चन है फाइंड वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ ए। उल्टा भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी, ऐसा भी हो सकता है। ओके, समझ आएगा। अब आप देखिए इसमें यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालें, समझना, ये न्यूमेरिकल है। हमने क्या कहा, इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए। तो बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और मैग्नीट्यूड के बारे में हमने आपको बता रखा है कि जब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो सबसे पहले तो लगा देते हैं अंडर रूट। ओके, फिर इसके बाद किसका चाहिए हमें, बी का चाहिए मैग्नीट्यूड, यूं ऐसा मैग्नीट्यूड हो गया तो 2 लाइन हो गए आगे पीछे। अब बी का है ये, आई के साथ कितना है, कितने का मल्टीप्लीकेशन है, 3 का, तो अपन लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस जे के साथ कितने का है, 2 का, सो 2 का स्क्वायर प्लस के साथ कितना है, 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 1, सो कितना हो गया √14। ओके, √14 हो गया। अब उसने क्या कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमने निकाल लिया इन डायरेक्शन ऑफ ए,
तो ए का अपन को क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये ए कैप होगा, और ये कैसे लिखना पड़ेगा, ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो हमें क्या चाहिए, ए तो हमारे पास गिवन है तो ऐसे ही कैसे लिख देंगे, ठीक है, यही गई, और इसका मैग्नीट्यूड इसी तरीके से निकालेंगे। तो अपन लिखेंगे सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना होगा, रूट का, यहां कितना है 2 का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखना, यहां जे है तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितने हो गए भाई 4 और 9, 9 1 10 ओवर 14, सो सेम रूट 40। ये लिखा है ना, ये लिखा है नीचे, अब इसको कर रहे सॉल्व भी करा कहां है, अभी तो हमने मोड ए ही निकाला ना। अब अपन ने क्या करना है, ए कैप निकालना है। ए कैप निकालने के लिए हमें ए को ऐसे ही का ऐसा लिख देना है, कितना लिख देना है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप अपॉन रूट 14, ये है ना इतना 14 लिख दिया, समझ आ गई बात। अब हमें क्या करना है, ये आ गया आपका ए कैप, हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए है कि मैग्नीट्यूड किसका, बी का, सो बी का हो गया मैग्नीट्यूड इनटू ए का कैप, सो मैग्नीट्यूड बी का कितना है रूट 14, ठीक है, बी का। अब ए कैप निकालें तो ए कैप कितना है, ये लिखा हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, यही लिखा है अपॉन रूट 14, ये और ये कट गए, यही आंसर हो गया, समझ गए क्या हिमांशु, क्या किया हमने ये किया कि हमें हमारा क्वेश्चन था कि ए वेक्टर सॉरी बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर और डायरेक्शन ए की, ठीक है, तो बी की अपन ने मैग्नीट्यूड निकाल ली, इधर ए का कैप निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे तुम्हारे, समझ गए। अब और हम एक दो और बता रहे हैं आपको, पॉज कर दो। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, रिजल्टेंट का मतलब होता है कि अगर दो वेक्टर कहीं काम कर रहे हैं तो उसका टोटल इफेक्ट कितना होगा, तो इसका टोटल इफेक्ट कितना होगा, ये कहलाता है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, समझ गए। और जब वेक्टर इस फॉर्म में, वेक्टर दो फॉर्म में दिए रहते, एक तो नंबर के फॉर्म में और एक आईजेके के फॉर्म में। तो देखो अब मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर दिया है एंड बी वेक्टर, ये दो वेक्टर दिए और कहा है फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, मान लीजिए ए वेक्टर आपका गिवन है और ये अब हम अपने इंट्यूशन से कोई क्वेश्चन बना रहे हैं। ए आपका लिखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और बी लिखा है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये आपके दो वेक्टर दिए हैं और ये कहा है कि हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। अब आप दिमाग लगाओ, इधर एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को शिफ्ट करेंगे, यहां पे इस तरीके से शिफ्ट करेंगे कि दूसरे वेक्टर की टेल पहले वाले के हेड से कनेक्ट हो जाए। तो हमने क्या किया, ऐसे कर लिया, ये ए वेक्टर हो गया और ये वेक्टर। इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या वेक्टर हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका वेक्टर इसका ये मतलब हुआ कि ए में बी को प्लस कर देना, ठीक है। और जब इस तरीके के वेक्टर दिए आई जे के में तो आपको इतना भी दिमाग नहीं लगाना, बस आपको क्या कर देना, इन दोनों को प्लस कर देना। देखो ए प्लस बी हो गया, इधर इधर कितना हुआ 3i कैप 3j कैप प्लस 3k कैप हो गया। अगर आपको आई जे के फॉर्म में दो वेक्टर दिए हैं और उनका रिजल्टेंट निकालना है तो आप ऐसे निकाल देंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं,
हम इसलिए कर रहे हैं कि पहले हम उन वेक्टर को प्लस और माइनस कर दें जो कोलिनियर हैं। कोलिनियर वालों को अपन ने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब अगर ये कहें, देखो ये हो गया रिजल्टेंट, अब अपन कहें इफ, यही वाला क्वेश्चन ले रहा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एक्टिंग एट ए पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या है, इन अपोजिट डायरेक्शन है, और उसने कहा देन फाइंड, क्या करना है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर चाहिए। तो देखिए एक वेक्टर कैसा है, ऐसा है, दूसरा वेक्टर क्या है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर हम इसको इस लाइन पे लाना चाहें तो कैसे लाएंगे, ए वेक्टर तो ये हो गया, और ए बी वेक्टर को अगर इस डायरेक्शन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, होगा, नेगेटिव होगा तभी सेम डायरेक्शन में आएगा। तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर, समझ गए बात। तो अपन अभी यहां प्लस किया था, अगले माइनस कर देंगे तो देख लो कितना आ जाएगा। ए वेक्टर कितना है आपका, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और यहां हो गया माइनस बी, तो माइनस बी होगा तो माइनस का आई कैप, माइनस का, सॉरी आई कैप नहीं है, 3i कैप, 3i कैप, फिर माइनस का 3j कैप, माइनस का 3k कैप। अब इनको अगर अपन प्लस करते हैं तो -3 में से बन गया माइनस का 2j कैप, 2i कैप, यहां कितना हो गया, यहां माइनस का j कैप, यहां माइनस का 2k कैप, ये आ गया आपका इस वाले को। 3 में से बन गया 2 बचा, माइनस का, बड़ी संख्या 3 है, माइनस की है तो माइनस आ गया, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, माइनस आएगा, 3 में से 2 गया 1 j, यहाँ माइनस का 3, यहाँ प्लस का है तो माइनस का 2, ये आ गया आपका। और इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस बाहर निकाल लेंगे, और 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन का आपका जो है इसका रिजल्टेंट, इसी को अपन R बोलते हैं, a प्लस बी को रिजल्टेंट R वेक्टर, इसको R वेक्टर, ये ऐसे सॉल्व। सर ये समझ नहीं आ रहा है, माइनस बी वाला आपने a प्लस बी, ये जो समझ आ गया, जब अपोजिट में गया तो b माइनस हो गया, बट ये समझ नहीं आया, यहाँ पे आपने i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप कर दिया, और फिर अगेन नीचे आपने माइनस का 3i कैप माइनस का 3k कैप, 3 गलत लिख दिया, 2 लिखा है यहाँ क्वेश्चन में, गलत लिख दिया, ये 2 लिखा है, तो माइनस का i हो जाएगा। जे कितना है, प्लस, अच्छा 1 है, अच्छा वो लिख दिया हमने, तो माइनस का j हो गया, और k कितना है, 2 है, हमने ये लिख दिया नीचे वाला। तो अब इसका जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का आई कैप, यहाँ बचेगा प्लस का जे कैप, और यहाँ बचेगा माइनस का के कैप, ये होगा। तो अगर हम माइनस बाहर निकाल लें तो आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप बन जाएगा, ये आपका आर वेक्टर होगा। इतनी चीज समझ आ गई है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब ए वेक्टर बी वेक्टर आई जे के फॉर्म में लिखा हो, यानी ये पोजीशन वेक्टर कहलाते हैं, ये पोजीशन वेक्टर इसका है, ए का, ए पॉइंट का, ये बी पॉइंट का है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा, ए प्लस बी होगा, और ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर उसका माइनस करके उसमें प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसमें माइनस को देखो फिजिकली माइनस हो रहा है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ए वेक्टर में बी के नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन ही होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता। कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर का मतलब है इस प्लेन पर किसी भी डायरेक्शन में पड़े हुई लाइंस। देखो जैसे मान लो ये लाइंस हैं, ये भी एक वेक्टर कोलिनियर है, फिर कोप्लेनर है, ये लाइंस कोलिनियर भी आपकी एक ही प्लेन में है, इसलिए कोप्लेनर है। वो चालू रहने दो, 15 मिनट चालू रहने दो, अपने आप हो जाए।
अरे चालू रहने दो भाई, बंद मत करो, हाँ, फिर वो हल्का हल्का दिखने लगेगा। नहीं सही है। हाँ, ये सूख जाएगा, दिखने लगेगा। ये अगर इस तरीके का है वेक्टर ऐसे, तो ये भी आपके कोप्लेनर वेक्टर है, क्योंकि एक ही प्लेन पर है। इनके बारे में जो एडिशन के लॉ हैं वो थोड़े अलग हैं। वो कौन से हैं? नंबर 1 है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हमने आपको थोड़ा सा बताया था, और ये कहा था कि जब दो वेक्टर, एक अपनी हिंदी भाषा में समझे, जब दो वेक्टर एक ट्राइंगल के, जब दो वेक्टर एक ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड से डिनोट किए जा सकें, या ऐसा कहें कि जब दो वेक्टर एक ट्राइंगल की टू साइड के एलोंग हो, तो इसका रिजल्टेंट थर्ड क्लोजिंग साइड के मैग्नीट्यूड के बराबर, लेंथ के बराबर, और रिवर्स डायरेक्शन में होता है, उल्टी डायरेक्शन में। क्या कहा हमने? When two vectors are represented by the two side of a triangle, then resultant of these two vectors is equal to the magnitude of third closing side in a reverse direction, उल्टी डायरेक्शन। ऐसे गए उधर को आना चाहिए था, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में होगा, मैं ये कह रहा हूं। अब समझ गए? जैसे ये ए बी वेक्टर है, और इस वेक्टर का नाम ए है, और ये बी वेक्टर है, और ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ के बराबर होगा, और डायरेक्शन इसकी ऐसी हो। ये आपका क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ठीक है, ये हमने आपको पहले बता दिया था, और फिर भी हम लिख दे रहे हैं। इफ टू वेक्टर्स are along the side of the along two adjacent sides of a triangle, then the resultant of vectors is given by magnitude of third closing side of triangle in reverse direction। और हमने जो आपको लिखाया था वेक्टर के फॉर्म में, वो ये लिखा था ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। सी ये पॉइंट है, ये लिखा। इसको अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करें, जिसे कहते हैं अपन एनालिटिकल, मैथमेटिकल सॉल्व करें, तो एक फॉर्मूला बनता है। वो हम फॉर्मूला आपको बना के दिखा रहे हैं। देखिए, अब हमने क्या किया, ये लिया एक वेक्टर जिसका मान लिया ए वैल्यू है, ए लिया दूसरा वेक्टर, इसका मान लिया बी वैल्यू है, और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल है उससे थीटा एंगल बना रहा है, और ये जो है आपका, ये आपका थर्ड वेक्टर आर है, जो कि रिजल्टेंट है। ठीक है, अब आप देखिए क्या करेंगे, आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, और इसको मान लेंगे हम कि ये डी पॉइंट है, ये सी था, ये पॉइंट बी था, ये ए था। अब देखिए, अब यहां आप इसको देखें, हियर ट्राइंगल ए सी डी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, है कि नहीं है? क्यों भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं? देखो ए डी सी है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें अगर हमें AC चाहिए, तो हम इसमें PGT लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम है। तो अपन लिखेंगे बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम। इससे क्या होगी,
ये होगा आपका AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ओके, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। अब आप देखिए, हम ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लें। छोटा वाला ट्राइंगल हम किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि हमें BD और CD की वैल्यू चाहिए। तो देखिए, ये लिया, ये लिया, ये थीटा एंगल हो गया, और ये हो गया B, ये हो गया D, और ये हो गया C। ठीक है, ये वाला वेक्टर जो है ये B वेक्टर है, ये वाला है। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से अगर हम इन दोनों साइड में रिलेशन निकालें तो ट्राइंगल एंगल के सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है और ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो अपन यहां लिख पाएंगे साइन थीटा इक्वल टू AD अपॉन BC। तो AD कितनी हो जाएगी? BC का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहां पे BC का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AD इक्वल टू हो जाएगा BC साइन थीटा, और BC कितनी है? B है, सो B साइन थीटा, AD हो गई आपकी B साइन, हो गई नहीं हो गई? अब इन दोनों में निकालें रिलेशन, तो ये है आपका बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, तो कॉस होगा। तो ये कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा BD अपॉन BC। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा BC कॉस थीटा। BC कितनी है? B, और ये हो गई कॉस थीटा। अब इधर इसमें वैल्यू रख सकते हैं क्या अपन? अब देखो, अब हमारे पास है AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ये तो दिख रहा होगा। अब आप देखिए, अगर आप AD लिखें तो AD को हम कैसे लिख सकते हैं? AB प्लस BD लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया आपका AC का स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ये A प्लस B का होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसे खोल लिया, AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BD और प्लस CD स्क्वायर। अब देखो, AB कितनी है? A है। देखो यहां पे AB कितनी है? A है, तो यहां हो गया A का स्क्वायर। BD कितनी है भाई? BD आप देखो, ये रही B cos थीटा, से हो गया आपका B cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2। AB कितनी है? A है, AB A है? और आपकी BD कितनी है? B cos थीटा। ठीक है, ये कितना है? A साइन थीटा, सो A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला देखो, सॉरी B स्क्वायर साइन स्क्वायर, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, ये कितना हो गया? A स्क्वायर। इस वाले को देखेंगे तो आप कितना हो जाएगा? B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस वाले को हम यहाँ रख रहे हैं, सो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, और यहाँ पे कॉस थीटा। देखो, इन दोनों में से B स्क्वायर बाहर आ सकता है क्या? ये है R, ये है R, तो R स्क्वायर चल रहा है। ये हो गया A स्क्वायर, B स्क्वायर बाहर निकाला, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 2AB और ये कॉस थीटा। सो R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होता है, और ये हो गया 2AB कॉस थीटा। सो ये आपका बन गया R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB और कॉस थीटा। तो R का वैल्यू हो गया अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB और कॉस थीटा। ये आपका रिजल्टेंट हो गया। लेकिन ये यहां से कितना एंगल बनाएगा बेस से? इसको मान लिया हमने ये अल्फा है, ठीक है। अल्फा में हम 10 ले रहे हैं, कॉस साइन क्यों नहीं ले रहे? एंगल तो उससे भी निकल सकता। कॉस और साइन हम क्यों नहीं ले रहे? ये क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लेते हैं। कॉस और साइन इसलिए नहीं लेते, कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है भैया? प्लस 1। कॉस 0 का 1 होता है और 180 का -1, तो -1 और +1 के बीच में इसकी वैल्यू हो जाएगी 360 का माइनस। तो ये हो गया। साइन का लो, तो साइन का 0 डिग्री का डिग्री और 90 का 1, तो ये 0 और 1 के बीच में घूम रहा है वैल्यू है। तो अगर हम इसमें छोटे से छोटे एंगल लें, मान लो हम 22 डिग्री का एंगल लें और 23 का लें,
तो 22 और 23 की जो वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसमें इतना कम अंतर होगा कि हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे 23 एंगल है कि 24 एंगल है। लेकिन 10 का वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी के बीच कुछ भी हो सकता है। 10 0 का वैल्यू 0 का वैल्यू 0 और 10 90 का वैल्यू इंफिनिटी। तो 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में इतने ज्यादा नंबर पड़ते हैं कि अगर हमें कहीं एंगल 22.01 डिग्री का भी एंगल हो तो इसकी भी एक वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होगी, इसलिए हम 10 में निकालते हैं। समझ गए? तो इसका अगर एंगल निकाले हम कि कितनी एंगल से बनेगा रिजल्टेंट इसका, तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? CD और बेस कितना है? AD। सो AD को हम ऑलरेडी यहां लिख चुके हैं ये चीज, तो यहां कितने लिखेंगे अपन? CD अपॉन AB प्लस BD। देख लो इनके वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा B। CD कितना था? CD था आपका B cos थीटा। सो B cos थीटा ऊपर हो गए, नीचे हो गए A प्लस B और यहां पर cos sin थीटा से BD होगा sin थीटा। cos थीटा यहां होगा, नहीं उल्टा लिख दिया हमने। ऊपर क्या था? यहां भी हमने शायद गलत लिख रखा है, sin थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन AC था, BC नहीं, AC था। यहाँ ये देखो ना, यहाँ CD लिखना है और यहाँ BC नहीं, AC आएगा, यहाँ भी AC आएगा। ओहो हाँ ठीक है ठीक है ठीक, गलत कर गए। यहाँ BC लिख गया, ठीक लिखा था, यहाँ BC लिखा था, यहाँ CD होगा, तो ये CD आएगा, है ना? CD, ये CD का, हाँ CD आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे BD आएगा, यहाँ BD है, ठीक है, CD आएगा परपेंडिकुलर, और यहाँ कितना आएगा? BD बेस आएगा। तो यहाँ कितना रख गया? यहाँ पे अपन को रखना है परपेंडिकुलर, तो CD हो गया ऊपर है और नीचे ये, तो CD क्या चीज है? B साइन थीटा। तो यहाँ गलत लिख गया, यहाँ हो जाएगा B साइन थीटा और यहाँ कितना होगा आपका? A प्लस B cos थीटा। ये आ गया थीटा, तो अब अल्फा निकालें तो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स लिख देते हैं अपन। जब एंगल निकालना हो तो जितने का हो वो tan का हो तो tan लिख जाएगा, साइन हो तो साइन लिख जाएगा, cos का एंगल हो तो cos इनवर्स लिख जाएगा और ये वैल्यू लिख जाएगी। सो ये आ जाएगा आपका एंगल। इसमें कुछ डाउट? चलो करो भैया नोट, इसको जरा क्लोज बंद कर दो, पॉज कर लो, पॉज कर लो।